बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे चाइना और भारत के तनाज़ा के ऊपर जो कि लद्दाख के एरिया में हो रहा है। मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में ये कहा था कि चाइना ने एक खौफनाक धमकी दी है, भारत को एक ऐसी धमकी दी है जिससे लाजमी बात है कि उनके अंदर परेशानी पैदा हुई होगी कि इस किस्से को किसी न किसी तरह लपेटना चाहिए। दो तरफा माहिदे मौजूद थे, 1993 का भी और 1996 का माहिदा मौजूद है, लेकिन इन माहिदों के बावजूद जो ट्रुप डिप्लॉयमेंट थी वहां पे चाइना की वो बहुत बड़ी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रुप्स, हालांकि उन माहिदों के तहत आप बहुत बड़ी फोर्स वहां नहीं ला सकते थे, लेकिन चाइना ने भारत की तरफ से खतरा महसूस करते हुए कि ये प्रियम्पशन करते हैं, उन्होंने ला के वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स अपनी जमा कर दी और ये एक भारत के लिए खासा बड़ा खतरा बन गया। अब चीज ये है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब मुलाकात की, अभी ये सारा किस्सा तो मुलाकात के बाद हुआ, मुलाकात की उन्होंने भारत के जयशंकर साहब से मॉस्को में, जबकि वो एससीओ के इजलास के सिलसिले में वहां थे, तो उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पे जरूरी है कि फौजी साजो सामान जो यहाँ पे मौजूद है उसको पीछे ले जाया जाए और फौज में भी कमी की जाए, क्योंकि जब तक ये फ्रंटियर के ट्रुप्स वापस नहीं जाएंगे तो यहाँ पे कशीदगी रहेगी, कशीदगी कम करने की जरूरत है। इसमें आपको जहन में ये रखना चाहिए कि जो फ्रंटियर पे ट्रुप्स हैं गलवान में, तो ये कहा जाता है कि जनाब ईस्टर्न लद्दाख में चाइना 1000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उनके पास है फालतू, जो चाइना इंडिया का था। दूसरी तरफ ये है कि वहां भी जो जो पैंगोंग का इलाका है लेक के सदर्न साइड पे, वो भी उनके पास इलाका था, लेकिन अब भारत ने कुछ वहां पे हाइट्स वगैरह कैप्चर की। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि ट्रुप्स पीछे कर लें तो नेचुरल बात है कि आपको वो हाइट्स छोड़नी होगी, और चाइना जो है वो जिस इलाके में पीछे हटेगा वो भारत का ही वो इलाका, जिसको ये क्लेम करते रहे, ये भारत कहता रहा कि एलएसी में हमारे पास था। अब इस माहिदे में 5 नुकात पे इन्होंने इत्तफाक किया और जो माहिदा दस्तखत हुआ उसमें 5 नुकात जो दिए गए थे वो, उनमें ये इन्होंने कहा कि जो पहला नुकता है, उन्होंने कहा कि जो हमारे जो लीडर्स हैं जैसे मोदी साहब हैं या उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, इन्होंने आपस में जो मुलाकातें की, उन मुलाकातों के दौरान जो पहले होती रही पिछले 2-3 साल में, डॉकलम के इशू के बाद इनकी काफी मुलाकातें हुई और उनमें जो जो मुज़ाकरात में बातें तय हुई, जो कुछ किया गया, कहा गया, हम आइंदा रहनुमाई उन्हीं बातचीत की रोशनी में, उन्हीं लीडर्स की बातचीत की रोशनी से लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो बातचीत वहां पे हुई उसमें अगर भारत ने कोई यकीन दहानियां कराई हुई थी तो आज भारत को उनकी पासदारी करनी होगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इख्तलाफात कुछ होंगे आपस में तो उनको तनाज़ा नहीं बनने दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तनाज़ा बन जाता है फिर तो आपका झगड़ा भी शुरू हो सकता है और उस पर आपकी बातचीत तो खत्म हो जाएगी, या बातचीत अगर आप करेंगे तनाज़ा हल करने के लिए तो लड़ाई की तरफ भी जा सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे उसको तनाज़ा नहीं रखा जाएगा, लेकिन वो उसको बॉर्डर इशू समझते हुए वो जैसे नॉर्मल बातचीत आपकी चलती है उसी तरह रखा जाएगा। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि ये डिसएंगेजमेंट फौरन होगी और दोनों तरफ से जो बॉर्डर ट्रुप्स हैं वो आपस में मज़ाकरात करेंगे, मज़ाकरात के नतीजे में पीछे हटेंगे और फिर आपस में फासला रखेंगे, काफी फासला, जिसके जरिए ये मुमकिन ना हो कि ये आपस में फिर जंग की तरफ जा सकें। तीसरा पॉइंट ये तय हुआ कि दोनों तरफ से जो माहदे या प्रोटोकॉल तय हो चुके हैं पहले, उनकी पासदारी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1993 और 96 में अगर कोई माहदे ये तय हुए थे कि आप वहां पे वेपन नहीं रखेंगे, आप तादाद कम रखेंगे ट्रुप्स की, तो वो तरीकाकार, या पेट्रोलिंग सिर्फ की जाएगी, वो तरीकाकार जो है वो उसी तरह रखा जाएगा और कोई भी ऐसी कोशिश जिससे कशीदगी बढ़ती है वो नहीं की जाएगी, उससे गुरेज किया जाएगा। जो चौथा पॉइंट था उसमें इन्होंने ये कहा कि जो बाउंड्री यानी बॉर्डर एरिया के जो मज़ाकरात अपने आपस में दोनों की सरहद का तयन करने के लिए, और या उनके ऊपर जो मामला झगड़े वगैरह कभी उठ जाते हैं, कोई आगे पीछे किसी से ज्यादती हो गई, तो उसके लिए हमारा वो वर्किंग एक रिप्रेजेंटेटिव्स का एक मैकेनिज्म मौजूद है।
उसी पे ही इंडिया और चाइना जो हैं, इंडिया चाइना के दरमियान यानी बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने का एक वर्किंग मैकेनिज्म मौजूद है, उसी के सुपुर्द ही अपने मामलात किए जाएंगे और वो अपना काम जारी रखेंगे, उन्हीं के जरिए होगा। और आखिरी पॉइंट ये तय हुआ कि नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उन पे काम किया जाएगा। जैसे ये डिसएंगेजमेंट होती है तो नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उन पे काम किया जाएगा। अब ये देखने की बात ये है कि भारत चाहता था कि किसी न किसी तरह जो अप्रैल में सिचुएशन थी, अप्रैल के महीने में जबकि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में आगे बढ़ के इलाका लिया, वो सूरत हाल किसी तरह बहाल हो जाए। और ये आप देखिए कि जब जयशंकर इंडिया से जा रहे थे मॉस्को, तो वहां उनसे सवाल पूछा गया यहाँ एयरपोर्ट पे ही भारत में कि चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के क्या चांसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये जो जो हमारा जो सरहदी मसला है ये तय करना जरूरी है, ये हम अपने ताल्लुकात को इस सरहदी मसले से अलहदा नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि वो सरहदी मसला है जिसको वो समझते थे कि अप्रैल के महीने वाली वो सूरत हाल बहाल हो जाए, वो तो कोई नहीं हुई, वो उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। वो कतन यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जो एलएसी है उसकी रेस्टोरेशन का कोई जिक्र नहीं, बल्कि एलएसी का लफ्ज ही मुआहदे से खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि गालिबन ये एलएसी जो है ये इररेलेवेंट हो गई। अब अगर दोनों मुल्क इस मुआहदे के तहत आगे बढ़ेंगे तो लाजमी बात है कि ये इसमें एलएसी का तो जिक्र नहीं है, लिहाजा ये मामला जो है ये नए सिरे से एक बॉर्डर इशू के तौर पे ही लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल एक रेफरेंस था वो खत्म हो गया और दोनों के दरमियान अब बॉर्डर आगे पीछे जा सकता है, क्योंकि लाइन तो अब आइडेंटिफाई नहीं रही या उसका जिक्र नहीं रहा। तो दोनों जो मुल्क हैं वो अब उस लिहाज से यूं लगता है कि आज़ाद हैं कि ये किस तरह इसको वो बाद में किस तरह डील करते हैं। अगर वो कल को इलाका एक दूसरे का लेने की कोशिश करते हैं तो ये बॉर्डर इश्यूज उस तरह बनते रहेंगे और इलाका चलेगा। अब भारतीय वजारत खारजा के ऑफिसर जो हैं, जब उनसे पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि हमने जिस मकसद के लिए बातचीत की थी वो हमारा मकसद पूरा हो गया। यानी उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि हमने किसी न किसी तरह डिसएंगेज होना है वहां से। अब डिसएंगेज होना ये एक बड़ा जरूरी इशू था भारत के लिए। वो क्यों? भारत के लिए ये इसलिए जरूरी इशू था कि भारत बहुत बड़ी फौज अपनी वहां पे लेके 3,500 किलोमीटर का फ्रंट है चाइना के साथ, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने फैला लिया। भारत के पास इतने वसाइल भी नहीं है, इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है और माशी वसाइल नहीं है उतने कि इतनी बड़ी फौज को इस तरह डिप्लॉयड हालत में वहां मेंटेन कर सके। और दूसरी तरफ इनके पास सख्त और शदीद सर्दी और वो इतनी बुलंदी पे जाके दिफा करना वो मुश्किल था, क्योंकि इनके पास वो साजो सामान नहीं है जहां इतनी बड़ी फौज को इतने बुलंद मुकामात के ऊपर सर्दी की जद से बचाया जा सके। वहां सर्दियां आ रही हैं, वो इंतहाई खौफनाक सर्दी होती है और ये भारत के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती थी। लिहाजा इन्होंने जो सोचा वो यही था कि जितना जल्दी हो सके डिसएंगेज किया जाए। अब डिसएंगेज होने में बातचीत होगी, दोनों तरफ से अफवाज आपस में बात करेंगी और फिर तय किया जाएगा कि आपस में फासला कितना रखा जाए, ट्रुप्स की तादाद क्या हो, कैसे कम, ये दोनों साइड जो हैं ये इकट्ठे करेंगी। नतीजा ये कि ये इसमें अभी वक्त लगेगा और हो सकता है इसमें मसाइल पैदा हो, लेकिन भारत की भरसूरत कोशिश होगी कि ये अक्टूबर का महीना खत्म होने तक ये मामला तय पा जाए। तो इसमें जो जो सूरत हाल है अभी वो अब बातचीत पे सारी मुनसर है। अब देखने की बात यह है कि भारत ने इसमें क्या पाया। जो नजर आता है बुनियादी तौर पे वो ये है कि 1,000 किलोमीटर का इलाका वो तो गया, वो चाइना के पास है, उसकी कोई बातचीत नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जो इलाका जो जो इनका पेंगोंग का इलाका है वो, और इसी तरह जो इनका जो जो डेप्सेंग का मैदान है जहां पे ये पेट्रोलिंग करते थे, और उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके 13 तक का जो इलाका जहां ये पेट्रोलिंग करते थे वो भी गया। और ये भारत 3 जगह पे अपने इलाके चाइना को दे के तो मुतमईन है इस लिहाज से कि कम से कम जान छूटी, क्योंकि आगे बहुत बड़ी जंग का खदशा था। इसमें जो और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ भारत को वो ये कि वहां पे इनकी जो जो शौक
बल्कि ये कहना चाहिए दरबूक शोक और दौलत बेग ओल्डी सड़क जो उन्होंने शोक रिवर के साथ साथ आगे लेके गए थे, कई सालों में ये बनी, कई साल का प्रोजेक्ट था और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक नौयत की थी क्योंकि दौलत बेग ओल्डी एक इनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वहां ये बहुत ज्यादा ट्रुप्स ले जा सकते थे और ये वो पॉइंट है दौलत बेग ओल्डी जो आपके शारा कराकोरम को थ्रेट करता है, उसके करीब आता है। अब ये जो सड़क है ये तो काबिल इस्तेमाल नहीं रही क्योंकि जो शोक रिवर के साथ तक चाइनीज पहुंच चुके हुए हैं, उन्होंने शोक वैली पे कब्जा किया हुआ है और यही वो लद्दाख का इलाका है जो उनके पास जाने से उनका अक्साइचन का इलाका भी महफूज हो गया और दौलत बेग ओल्डी का इलाका जो है वो भी अब भारत के लिए एक मैं समझता हूँ संभालने के लिए बड़ी दुश्वारी होगी क्योंकि चाइना बिल्कुल सामने आके गर्दन पे बैठ गया। ये तो हुए भारत के नुकसानात, लेकिन भारत इस किस्से से जान छुड़ाने के लिए हर तरह का कदम उठाने के लिए तैयार था। अब देखने की बात यह है कि भारत इस सूरत हाल में फंसा कैसे, ये हुआ क्यों। जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो जब बातचीत कर रहे थे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से तो उन्होंने बार बार उनसे सवाल किया कि आपके मुल्क में तो कोरोना फैला हुआ था, आपके मुल्क में इस वक्त एक वबा थी, हमारे मुल्क में भी वबा थी, पूरी दुनिया इस वबा के चक्कर में चकराई हुई थी, तो आपके क्या मकसद था, आपने बिलाखिर ये क्या किया कि आके यहां पे लद्दाख में ये काम कर दिया। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो हकीकत है वो सबको पता है। हकीकत क्या है, ये किस्सा शुरू इस वजह से हुआ कि भारत में आज एक ऐसा लीडर मुसल्लत है, एक ऐसा वजीर आजम है जो अपनी छाती खटखटाता रहता है, जो अपने आप को सुपरमैन साबित करता है जो कि वो है नहीं, और वो अपने लोगों को डोमेस्टिक जो उसकी ऑडियंस हैं उनके लिए वो हर वक्त एक बहुत ऐसी सूरत हाल उनके सामने पेश करता है जैसे वो जो जी चाहे कर सकता है। लिहाजा उसने ठोक ठोक के ये कहा अपनी छाती को कि मैंने कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, अब ये जो टेरिटरी है ये यूनियन टेरिटरी है, उसमें लद्दाख है, कश्मीर है। ये किसी को भी कबूल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि भारत की कोई सॉवरेनिटी है तो क्या चाइना की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, नेपाल की है? वो सब मुल्क अपनी सॉवरेनिटी का दिफा करेंगे। ये कैसे आपने सोच लिया कि आप यकतरफा को स्टेटस बदल देंगे किसी सरजमीन का जो कि मुतनाज़ा है, तो जो ताकतवर साथी आपके मुकाबले मद्दे मुकाबिल वो आपको छोड़ देगा इस तरह। सो ये एक ऐसी चीज थी जिसने मैं समझता हूं कि भारत को हिलाया। और पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से मैं समझता हूं कि हमेशा के लिए जो शारा कराकोरम को हमारी शारा कराकोरम को भारत की तरफ से थ्रेट थी, और भारत जो नारे लगाया करता था कि गिलगित बल्तिस्तान अब पकड़ लेंगे, आजाद कश्मीर हम जाके कब्जा कर, ये मेरा ख्याल है इस नारे में से बिल्कुल हवा निकल गई। अब इसमें कुछ ऐसी बात नहीं रही कि भारत ये कुछ कर सके। मेरा ख्याल है कि अब उसके लिए दुम दबा के आराम से बैठे रहना ही बेहतर होगा, ये जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलते रहे। दूसरी तरफ ये है कि ये जो यहां जो सूरत हाल थी वो भारत ने खुद खराब की अपने मुल्क में बहुत ज्यादा नेशनलिज्म को हवा दे के। जब आप नेशनलिज्म को हवा देते हैं और साथ ये बताते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर आपको पब्लिक प्रेशर आता है, फिर आप उनके साथ झूठ बोलते हैं। जैसे उड़ी का वाकया हुआ और उसके बाद भारत ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया पब्लिक में, हालांकि ये इनका खुद किया हुआ था सारा, लेकिन कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे वो। नतीजा ये हुआ कि इनके अपने ऊपर इतना दबाव आ गया अपनी पब्लिक का कि इनको फिर झूठ बोलना पड़ा, वो झूठी एक इनको बनानी पड़ी वीडियो, और फिर उन्होंने ऐलान किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। वो अपने इलाके में कहीं बनाई हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक का नामो निशान नहीं था। तो ये झूठ झाट बोलने पड़ते हैं तभी आपको, जब आप अपने डोमेस्टिक जो अपने मुल्क के जो अंदर आपके ऑडियंस हैं, जो आपके वोटर्स हैं, उनको खुश करने के लिए जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर नतीजा यही है जो आज भारत भुगत रहा है। मैंने कहा था कि भारत को बड़ी शदीद धमकी दी गई है, धमकी काम कर गई, आपने सबने देख लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।